नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, उससे पहले तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। दो तरीके के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या था? जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। उसके लिए शायद याद होगा, स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। बेसिक अगर याद हो तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल, उसका दूसरा नाम वोल्टेइक सेल, उसके अंदर एक एग्जाम्पल था जिसको डेनियल सेल बोले थे। अगर तुम सेल कॉपर रॉड और जिंक रॉड का बनाओगे तो सेल का नाम डेनियल सेल हो जाएगा। उसके बाद तुमने दो बीकर लिया, दोनों बीकर में अपना रिस्पेक्टिव सोल्यूशन डाला, एक में जिंक सल्फेट डाला था, एक में कॉपर सल्फेट डाला था। अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए, यहाँ हमको याद है या नहीं याद है। एक बीकर में जिंक सल्फेट, एक बीकर में कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट वाले में जिंक का रॉड रहेगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड रहेगा, ठीक है। तो जो जिंक सल्फेट वाला रॉड था वो कॉपी के आपने लेफ्ट साइड बनाया था, तो इसीलिए उसको बोलते थे लेफ्ट। उसमें जो रॉड होता, जो बीकर था जिंक वाला, उसमें ऑक्सीडेशन होता था, उस रॉड का नाम एनोड था और वो नेगेटिवली चार्ज था। शॉर्ट फॉर्म में याद कराया जाए तो उसको याद किए थे लोन। एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से नेगेटिव। राइट साइड वालों का जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए, समझ आ गया। उसके बाद आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया था। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था? जंक्शन पोटेंशियल को कम करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाना, ठीक। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपको डालना है। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालिए जो किसी और के साथ जाके रिएक्शन ना करे और जिसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत तेज रहे, मतलब जरूरत पड़ने पर कैटायन एनायन बहुत तेज मूव कर सके। ये हो गया था, ठीक है, दिमाग में है, क्लियर है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आया था। पहले किसको लिखते हैं? ऑक्सीडेशन को, फिर किसको लिखते हैं? रिडक्शन को। उसके बाद बीच में दो बड़ा, पहले ऑक्सीडेशन किस में से किस में चेंज हो रहा है, फिर दो ऑब्लिक लगाओ, सॉल्ट ब्रिज का काम करता था। उसके बाद फिर आयन से न्यूट्रल जाते थे तो वो रिडक्शन हो जाता था, ठीक। तो ओवरऑल पिछला यहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गाड़ी यहीं से स्टार्ट एक्चुअल होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ से आपका फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं आया तो ई सेल, ई नॉट सेल और नस्ट इक्वेशन वो फिर नहीं आएगा। और इस चैप्टर में नस्ट इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल आपको देगा, लॉगरिथम जो इंट्रोड्यूस करवाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि दो लोग होते हैं। जैसे आपसे बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पहले तो नाम से क्लियर कर लो, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं और साथ में आपको पोटेंशियल भी बोल रहे हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। खाली ई लिखा है मतलब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। अब समझो, पहले एक तो पोटेंशियल है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पोटेंशियल तब आता है जब कहीं पर प्लस और माइनस रहता है, तभी पोटेंशियल आप डेवलप करा पाओगे। और इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया बेसिकली आपके पास रॉड को ही वो इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। दो तरीके का इलेक्ट्रोड है ना, एक है आपका क्या, कैथोड, और दूसरा है आपका क्या, एनोड। दो तरीके के रॉड है। अब आपने जो गैल्वेनिक सेल किया था, जो गैल्वेनिक सेल आपने किया था उसमें थोड़ा सा प्रीवियस जाओ तो आपने किया क्या था। देखो, आपने रॉड लिया था, रॉड इसमें इंसर्ट किया था और इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन इंसर्ट किया था। अगर प्रीवियस याद हो तो इसमें तुमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन तुमने इसमें इंसर्ट किया था, और ये जो तुम्हारा रॉड था ये किसका था? जिंक का था। कुछ याद है इस वाले में कुछ प्रॉब्लम आई थी, क्या बढ़ा था? कौन सा चार्ज इसमें बढ़ गया था, नेगेटिव कि पॉजिटिव? इसमें पॉजिटिव बढ़ गया था, क्योंकि जिंक वाला क्या करता था, ऑक्सीडेशन करता था ना। तो जिंक सॉलिड अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+ रॉड में से निकल के कहाँ पे आ जा रहा था? सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, एक बैक बढ़ रहा था। और अगर सोल्यूशन में पॉजिटिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के आ रहे हो तुम? रॉड पे ही तो आ रहे हो। अब इसी कुछ देर के बाद फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक देता था वो। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए किसका यूज़ किए थे? सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किए थे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन तुम्हारा क्या है, हाईली पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और ये जो रॉड है, ये रॉड क्या हो गया है, हाईली नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन और नेगेटिवली चार्ज रॉड के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल का नाम क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब सॉल्यूशन के आयंस के बीच और रॉड के बीच, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप सीधे सीधे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन और रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, इस बीकर में कौन सी घटना हो रही थी, इस बीकर में कौन सी घटना हो रही थी, कौन सा घटना हो रहा था इस बीकर? हाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस पोटेंशियल का नाम स्पेसिफाई कर दिया गया। कौन सा पोटेंशियल, क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बगल में कौन सा बीकर रहता, अभी कॉपर रहता ना, बगल में कॉपर होता, कॉपर सल्फेट होता, कॉपर की रॉड डालते, तो कॉपर वाले रॉड में सॉल्यूशन में किसका एक्सेस हुआ था, नेगेटिव चार्ज का, और रॉड पे किसका एक्सेस था, पॉजिटिव चार्ज था, तो वहां भी बनेगा। उस बीकर में रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और दोनों बीकर को आपस में मर्ज करके क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई इस बीकर में आपने रॉड डाला था कॉपर का, और इसमें जो सॉल्यूशन इंसर्ट किया था वो इंसर्ट किया था किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। दूसरा, इसमें जो होता था, इसमें होता था कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता था, कॉपर में। तो ध्यान दो, इसमें कॉपर +2 सारा का सारा कॉपर +2 कहाँ चला जा रहा है, रॉड पे चला जा रहा है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कि नहीं। तो इस रॉड, इसके बीकर में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव, और कंपैरिजनली रॉड पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिवली। तो नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के नेगेटिव और इसके पॉजिटिव रॉड के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। उसी पोटेंशियल का नाम क्या पड़ गया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्योंकि इस बीकर में कौन सी घटना हो रही थी, रिडक्शन, तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल का नाम क्या रख दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड आरपी। और इस वाले बीकर में कौन सी घटना हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो यहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका नाम रख दिया गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी। समझ आया? अब ये बताओ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को जोड़ दूं तो पूरे सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और पूरे सेल के पोटेंशियल को ही क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया। समझ आया? क्लियर हुआ? दोनों का पोटेंशियल जोड़ दो, पूरे सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा, उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया? क्लियर हुआ? अब बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करने के चक्कर में थोड़ा सा होता क्या है, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हैं कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन वाले में क्या हो रहा है, रॉड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सॉल्यूशन में आ रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है कि रॉड इलेक्ट्रॉन लेके वो रॉड पे जा रहा है, उल्टा हो रहा है। इसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक ये चीज हो रही है, थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई किया गया। अब इसमें समझो कि स्पेसिफाई हुआ कैसे। जैसे सवाल ये है जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया तो फिर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाने की जरूरत पड़ गई। सवाल है कि नहीं? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा दिए कि एनोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन, तो फिर बुक ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों पढ़वाया, क्या रीजन था उसका पढ़ाने का? तो उसका रीजन है प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली क्या है हुआ क्या। जैसे तुम जो है, हम तुमसे कहे 4 लोग थे या तुम ही लोग थे, हम तुमसे कहे जाओ गैल्वेनिक सेल बना के लेके आओ। हम खाली इतना कहे जाओ गैल्वेनिक सेल बना के लेके आओ, सब लोग बना कर लाए। तो जब सब लोग बना कर लाए तो बेसिकली सब लोग क्या करोगे, बीकर लोगे, बीकर में सोल्यूशन डालोगे, रॉड डालोगे, यही करोगे ना। ये बताओ, अगर सबको अलग अलग कमरे में हम रखे हैं, सबको अलग अलग रखे हैं, तो पूछ तो पाओगे नहीं एक दूसरे से। तो क्या सबका जो सोल्यूशन की मोलैरिटी है या सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो सेम रखोगे कि डिफरेंट होगा? हो नहीं, हम बताए भी नहीं है और आपने आपस में डिस्कस भी नहीं कर पाया। एग्जाम टाइम में मान लो रैंडमली आप चले गए, तो आपको मैंने आपसे बताया, अब आप रैंडमली गए, आप किसी ने 1 मोलर ले लिया, किसी ने 2 मोलर ले लिया, किसी ने आधा मोलर ही ले लिया, तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करके लाओगे। जब अलग अलग कंसंट्रेशन पर कैलकुलेट करके जब लेकर आए तो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। तो ये हुआ कि अलग अलग क्यों आ रहा है, मेटल वही है, सोल्यूशन वही है, बीकर वही है, करंट वही है, सब कुछ वही है, तो अलग अलग क्यों आ रहा है? एक हमको फिक्स देना पड़ेगा, एक हमको पहले फिक्स दीजिए, फिर उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फिर हम सब से कहे, ऐसा है सब लोग जाओ
1 मोलर का कंसंट्रेशन लेना, 1 मोलर से ज्यादा मत लेना सोल्यूशन का। टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर ही रहता है, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। और प्रेशर वो 1 atm रहेगा। हम कहे जाके फिर से बना के लाओ, तुम लोग फिर से गए, फिर से बनाए और फिर से लेके आए, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू पहले आपको चाहिए, पहले आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए, और एग्जैक्ट डाटा के लिए आपको कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, पहले फिक्स करनी पड़ेगी। तो अगर फिक्स्ड कंडीशन पर पोटेंशियल निकाले होगे, फिक्स्ड कंडीशन पर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले होगे, तो उसी का नाम चेंज होके क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बस खाली थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेगा तो E नॉट हो जाएगा। और जब ये निकालोगे तो जब इसको निकालोगे तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि 1 मोलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। और अगर किसी केस में आप गैसेज एज अ रॉड यूज कर रहे हो तो 1 atm से ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आप फिक्स करिए, आपको उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का, उस पर्टिकुलर रॉड का, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड में पोटेंशियल मिल जाएगा। एक बार स्टैंडर्ड मिल गया फिर आप कंपैरिजन करिए आराम से, क्योंकि ये आपको फिक्स करके पहले बताना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों में क्लियर कर लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पर निकाला जाता है, इसका फिक्स नहीं है। लेकिन इसको क्या किया गया है, फिक्स्ड किया गया है कि 1 मोलर कंसंट्रेशन 25 डिग्री टेम्परेचर ही चाहिए और 1 atm प्रेशर ही चाहिए। तो इसका तो फिक्स्ड है, इसका तो आप कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ? ये फिक्स्ड नहीं है, ये आपके ऊपर है आप क्या लेके चल रहे हैं, बट ये फिक्स्ड है। हाँ, तरीका जो निकलेगा वैल्यू वो खाली डिफर करेगा। अब सवाल फिर ये आया, इसी में आप फिर आगे चल के पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन। ठीक सुना है, सवाल है नस्ट इक्वेशन पढ़ते क्यों हो। सवाल यही है, देखो चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये क्लियर रखो ये हमें पढ़ना क्यों है। क्योंकि जब ये क्लियर रहेगा ना पढ़ना क्यों है, तो ये पता रहेगा कि हाँ इसीलिए पढ़ रहे हैं। जैसे जीओसी क्यों पढ़ना पड़ता था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक के लिए एंट्री आपको चाहिए ना। बचपन में नर्सरी क्लास में क्या पढ़ाया गया था, ABCD कहाँ पढ़ाया गया था, सीधे सेकंड में आ गए होते, सीधे थर्ड में एडमिशन करा लिए होते, रुक गए होते थोड़ी देर। पहले पहले नर्सरी क्लास में अगर याद होगा, पहले ABCD पहले अक्षर पहचानाया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे लिखवाया जाता है। वो उस ABCD से आप एक वर्ड बनाते हैं, धीरे धीरे क्लास, फिर वो एक वर्ड से फिर एक सेंटेंस बनता है, फिर एक सेंटेंस से सोचो आप पूरी कॉपी भर देते हो। कैसे, उसी से ना वो पढ़ाया गया ना। रोमन नंबर बचपन में पढ़ाया गया था, पहले 6th क्लास में ABCD पढ़ाया जाता था, 6th क्लास में प्राइमरी में। अब तो नर्सरी प्ले वे भी चल गया है, बचपन प्ले स्कूल चल गया है। पहले 6th क्लास में ABCD पढ़ाई जाती थी। तो क्या है, बेसिक पता होना चाहिए आप वो काम कर क्यों रहे हो। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, पता है क्यों पढ़ रहे हो। हाँ, वो कुल मिला के मैटर वहीं आता है, पैसा ही कमाना होता है। ठीक है, कमाना पैसा ही है, क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ रहा होता है, सबको पैसा ही कमाना है। कि जितना पढ़ेंगे अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो रुपया अच्छा खासा मिलेगा। भाई जितना मेहनत जितना पैसा उतना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली क्या पढ़ना, नस्ट इक्वेशन पढ़ना क्यों है, नस्ट इक्वेशन इसलिए पढ़ना है, इनके में तो प्रॉब्लम नहीं है, इनका तो कंडीशन फिक्स्ड हो गया, इनका तो हम फिक्स करके निकाल लेंगे। ये बताओ, बार बार कोई कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है तो तुम क्या बार बार लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट कर करके आओगे। इसका तो टेंशन नहीं है ना, इसका तो फिक्स हो गया। तुम चाहे कोई भी सोल्यूशन दो, चाहे कुछ भी दो, चाहे जिंक सल्फेट दो, चाहे कॉपर सल्फेट दो, चाहे आयरन सल्फेट दो, कुछ भी दो, लेना कितना है 1 मोलर। टेम्परेचर तो ऑलरेडी 25 डिग्री ही रहता है रूम टेम्परेचर का, ये तो फिक्स है ना। प्रॉब्लम इसके वाले में फंसती है, इसमें नहीं पता है ना कि हम कितना, आपने लिया 1 मोलर, हमने ले लिया 2 मोलर, तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही दोनों का है, गलत दोनों नहीं है। लेकिन अगर बार बार कोई कंसंट्रेशन चेंज करेगा तो क्या तुम बार बार लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट कर करके निकालोगे? इतना आसान है, आपको वैल्यू दे दिया कि इतना मोलर इसका, इतना मोलर, तो जाके लेबोरेटरी में बकायदा पूरा सेटअप रेडी करके निकालोगे, टाइम लगेगा। तुमको शॉर्ट टाइम में चाहिए, शॉर्ट टाइम में उसका पोटेंशियल तुमको चाहिए, तो शॉर्ट टाइम में बिना एक्सपेरिमेंट किए अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है रैंडमली, देन वी यूज नस्ट इक्वेशन।
नस्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो आपको किसी भी रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रैंडम एट इंस्टेंट आपको प्रोवाइड कर देगा, तुरंत कर देगा। आप सिर्फ कंसंट्रेशन बताइए, कंसंट्रेशन नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूले में रखिए, आपको एग्जैक्ट ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिल जाएगा तुरंत। वही जो आप एक्सपेरिमेंट करके निकालते, नस्ट इक्वेशन ने आपको सीधे सीधे क्या दे दिया, आपको फॉर्मूला दे दिया, बैठ के फॉर्मूले में खाली वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो। समझ आया मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके से निकल सकता है, एक एक्सपेरिमेंटली, एक थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली जो आप फॉर्मूले पर रख के निकालोगे। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके निकालना, इज इट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि बार बार लेबोरेटरी में जाओ, सेटअप तैयार करो? नहीं इतना पॉसिबल है। तो आपके लिए उसके लिए क्या चाहिए, एक शॉर्टकट तरीका चाहिए कि यहाँ मिला, कंसंट्रेशन मिला, वैल्यू रखा, तुरंत निकाल लिया। तो उसके लिए फिर किसका यूज किया गया था, नस्ट इक्वेशन का। तो पढ़ना क्यों है वो क्लियर रखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया गया कि सॉल्यूशन और रॉड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन वाले में हो रही होगी तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन वाले बीकर में अगर हो रहा होगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो तो पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। इसमें कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होता, टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, आप कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम वैल्यू निकलेगी इसमें। बट जब हम कंडीशन फिक्स कर देते हैं, कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, तो वो कंडीशन तुरंत स्टैंडर्ड हो जाती है। स्टैंडर्ड का सिंबल क्या हो गया, ई नॉट सेल हो गया। समझ आया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, चल अब उसके बाद तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन चेक कर लो थोड़ा। हाँ एक चीज और, ये ई नॉट, अब सवाल ये है कि ई नॉट निकलेगा कैसे। तो देखो ई नॉट या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ई नॉट गिवन करेंगे, या नहीं भी गिवन होगा तो एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, उससे आप कैलकुलेट कर लो कि डाटा आपको गिवन होगा, बस आपको खाली फॉर्मूला यूज करना है और आप आराम से निकाल ले जाएंगे। ठीक, अब समझो यहीं से एक्चुअल क्वेश्चन जो घूमेगा वो यहीं से घूमेगा और यहीं से आपको समझना है। जैसे मैंने कहा, जस्ट एन एग्जाम्पल, ध्यान समझना, मैंने कहा कि आपके पास एक मेटल है, ध्यान से देखना, आपके पास एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अच्छा मुझे नहीं पता है कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मैं यहाँ n लिख सकता हूँ, मुझे नहीं पता ना, तो मैंने n लिख दिया। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या लिख दिया वहां पे कि n इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, कौन सा प्रोसेस यहां पर हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो ये क्लियर हो गया, कम से कम ये देख के क्लियर है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, अब इसको सोचो, ये पूरा का पूरा एक बीकर है और इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करते थे, एरो से पहले, रिएक्शन से पहले एम सॉलिड ऑब्लिक किसमें कन्वर्ट हो गया, M प्लस N और एक्वस, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, तो अब समझो ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तुमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इस रिएक्शन का, इस बीकर में इस रिएक्शन का मुझे चाहिए पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल चाहिए तो इस यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे जो भी पोटेंशियल निकलेगा वो कौन सा पोटेंशियल निकलेगा। अब इसको लिखोगे कैसे, ध्यान से, ये आ गया लिखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते थे, किस सिंबल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ई, और यही जो यहां लिखे हो वहीं इसके नीचे लिखोगे M ऑब्लिक M प्लस N। समझ आया? अब चेक करो जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बोले थे, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से किस में जा रहा है, चार्ज में। कौन से चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में। तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, अच्छा माइंड हो जाओगे, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब जो भी सामने यहाँ वैल्यू गिवन होगी, मान लो लेट एन एग्जांपल, आपको वैल्यू यहाँ गिवन है x, तो यहाँ पे जो भी घटना हो रही होगी वही वैल्यू यहाँ गिवन होगी। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ अब ऊपर मत देखो क्या हो रहा है, अब तुम्हारा फोकस सिर्फ यही होगा, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी वैल्यू। समझ आया, क्लियर हो गया? ठीक, दूसरा, हाँ सिंपल था। दूसरा देखो, मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है x, अब
इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो n इलेक्ट्रॉन मान लो, मुझे नहीं पता कितना गेन किया, तो उसने n इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके ऊपर n नेगेटिव चार्ज आ गया, n नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है? रिडक्शन। तो हमने लिख दिया कि यहां पर हुआ है रिडक्शन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करो पहले, तो रिएक्शन से पहले x, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो गया, समझ आया? क्लियर हुआ? अब मैं कह रहा हूं इसको जरा पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो पोटेंशियल के फॉर्म में लिखोगे तो E, और यही ना कॉपी पेस्ट करके ये नीचे लिख दो, ये x/x है। अब ये बताओ, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल से क्या हुआ है? चार्ज। कौन सा चार्ज हुआ? याद आया? न्यूट्रल से चार्ज, वो भी नेगेटिव। तो कौन सा प्रोसेस हुआ है यहाँ? रिडक्शन हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा तभी तो नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब है यहां पे मान लो, जस्ट एन एग्जांपल, यहां पे मान लो वैल्यू गिवन है y, यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है? इतने में रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू सामने गिवन होगी, ये कौन सी वैल्यू होगी? रिडक्शन पोटेंशियल होगी। वैल्यू पहचानना सीखो पहले, वो इसलिए क्योंकि अभी वैल्यू दी रहेगी तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वैल्यू रिवर्स करके तुमको रिडक्शन पोटेंशियल बनानी पड़ेगी और तब ले जाके ई नॉट सेल या ई सेल निकालना पड़ेगा। तो पहले अब देखो, जब क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया तो ये यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, हमें उससे घंटा लेना देना नहीं। हमारा पूरा फोकस बस यहीं पे होना चाहिए, यहां क्या हो रहा है। अगर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो सामने वाली वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर यहां रिडक्शन हो रहा होगा तो सामने वाली वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है अभी बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लिटरली सोचो, स्टैंडर्ड को निकालने के लिए तुमने क्या क्या फिक्स किया था? कंसंट्रेशन 1 मोलर फिक्स किया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल या आयन पे डिपेंड करेगा, घटेगा, जो भी आयन लोगे। दूसरा, आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया था, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है। और तीसरा, नेचर ऑफ मेटल, आपने कौन सा रॉड लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। भाई आपने जिंक का रॉड लिया है कि आपने आयरन का रॉड लिया है कि आपने सिल्वर का रॉड लिया है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। रॉड कौन सा लिए हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो 3 चीज है जिस पे आपका ये तीनों चीजें डिपेंड करता है। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल। लिखो लिखो लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लो फिर। ये बताओ, ये तुमने क्या लिखा है? ये सुनो सुनो, इधर देखो पहले। ये तुमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं तुमसे कह रहा हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, तो कुछ नहीं चेंज होगा, सब वही रहेगा, बस ई की जगह ई नॉट कर दो, बाकी एज इट इज m से m+n। और ये जो यहां निकलेगा ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां जो निकलेगा आपका, वो निकलेगा सिर्फ, यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, ऐसे ही यहां पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड में निकालो तो कुछ नहीं है, ई नॉट, यही सेम काम, x चेंज हो गया किसमें? -n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ गया? ठीक है, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल। हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल। फॉर ए सेल, ठीक। उसमें पहली हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन। पहले हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ये पहला वाला भी लिखो, सिर्फ ये पहला में जितना लिखे हैं ये पहला लिख लो। दूसरी हेडिंग लिखो रिडक्शन। रिडक्शन। अच्छा, इसमें एक और रिएक्शन बना सकते हो कि नहीं? एक और बनेगी भी, कौन सी वाली?
नेगेटिव से न्यूट्रल नहीं बालक, पॉजिटिव से न्यूट्रल। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को दोगे बहुत नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे बहुत नेगेटिव हो जाएगा। जैसा सोडियम प्लस है, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर वो किस में हो जाएगा। तो इसमें एक रिएक्शन और बन सकता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, लेकिन आप दोनों रिएक्शन साथ लिखिएगा, पहले ये फिर और डाल के वो। मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, इसका एक, जैसे ये तो न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में। हो सकता हो उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो, तो अगर उसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये सिंबल चेंज कर लो, मान लो Z है, अगर उसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, N इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Z में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर लिखना हुआ, जस्ट एग्जांपल, इसका लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, अगर इसका लिखना हुआ, इसका डिनोशन देना हुआ। अच्छा, इसमें भी रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इसमें भी क्या हुआ है, गेन हुआ है। इसका अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसका लिखोगे Z पर N चार्ज है पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट हो गया किस में, Z में। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होगा तो E, यही कॉपी पेस्ट कर दो, Z ऊपर प्लस N कन्वर्ट हो गया Z, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड में लिखना होगा इसी को, तो E नॉट Z पर प्लस N कन्वर्ट हो गया Z, और ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में। भाई देखो, अब पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, न्यूट्रल, तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज मतलब रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल मतलब रिडक्शन। तो ये क्लियर रहेगा तो फिर प्रोसेस कर ले जाओ, समझ आ गया ना। चलो उतारो, चलो। अब अगर ये हो गया तो एक चीज और देखो इसमें, देखो ये बताओ, तुमने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, तुमने कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक बनेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ही बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, नॉर्मल वाला बनेगा, जो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ही बनेगा। और दूसरा तुम्हारे पास प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास, एक बनेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक बनेगा रिडक्शन पोटेंशियल। मैं कहूँ आपको, जनरली आपसे मैं बोलूँ कि तुमको ओपी और एसओपी में तुम कौन सा चुनना है। तुमको अगर हाई लेवल पर प्रायोरिटी देनी है, हाई लेवल पर जाना है, तुम ओपी चुनोगे कि तुम एसओपी चुनोगे, एसओपी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। मतलब आगे जो भी कैलकुलेशंस होंगी उनको प्रायोरिटी किसको दी गई, या एसओपी को दो या तो एसआरपी को दो, क्योंकि कंडीशन फिक्स्ड है ना। तो वो जो भाव है वो किसका बढ़ गया, एसओपी और ऐसा, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में उनका भाव थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन से बढ़ गया। अब जैसे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको सजा के रखा जाता है, फल वो भी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे आप सब्जी लेने ठेले जाते हैं तो आप कद्दू का पैसा देंगे, खरीदेंगे, आप आलू का पैसा देंगे, आप प्याज का पैसा देंगे, धनिया और मिर्चा, ये दो ऐसे सामग्री हैं जिनको लोग पैसा ही नहीं देते हैं। अरे थोड़ा दे दो, कभी ऐसा हुआ है, कभी बोले हो कि 2-3 आलू रख दीजिए, इसमें 2-3 प्याज रख दीजिए, नहीं कर सकते हो क्योंकि उनका भाव थोड़ा सा भाई लेवल हाई है ना। धनिया मिर्चा का कोई वही नहीं है, उनको तो वैसे फ्री में रखवा लेते हैं। बस वैसे ही एसओपी और एसआरपी का जो थोड़ा सा जो वैल्यू है, थोड़ा सा जो लेवल है वो ऊपर रखा गया। मतलब कैलकुलेशन में ज़्यादातर यूज़ किसको करोगे आप, जो वैल्यू दी गई वो एसओपी और एसआरपी की ही करोगे, ठीक। अब एक चीज़ इसमें और देखो, अगर तुमसे कोई कहता है स्टैंडर्ड, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड। इसमें कोई दिक्कत, अगर तुम नॉर्मल लिखोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आया।
अगर नॉर्मली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दो, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए तो ओपी भी स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी, आरपी भी स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी, तब तो दोनों का स्टैंडर्ड जोड़ के शादी करने के लिए लड़का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, लड़की भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तब तो रिश्ता स्टैंडर्ड बनेगा। या तो फिर दोनों डाउन रखो, दोनों को डाउन रखो तो दोनों डाउन मिलेंगे। समझ आया? तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना, ठीक है? नोट डाल के इसको भी लिख लो, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। चलो दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट। अब एक चीज प्रॉब्लम ये फंस रही है कि जैसे हम आपको एक मेटल दिए, हम आपको मेटल दिए, हम कहे जाओ जिंक मेटल ले जाओ लेबोरेटरी में, हम कहे एक्सपेरिमेंट करके आओ। तुम जिंक का हम तुमको रॉड दिए, तुमको हम जिंक का रॉड दिए, ठीक? कोई दिक्कत? हम कहे ऐसा है, एक लोग से बोले कि इस जिंक रॉड का एक लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करके लाओ और एक लोग उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन कैलकुलेट करके लाओ। हम दो रॉड हम थमाए दोनों लोग को, या एक ही रॉड दे दिए, और उसी रॉड को हम बोले कि इस जिंक रॉड का एक लोग एसओपी निकाल के लाओ और एक लोग एसआरपी निकाल के लाओ। तो निकाल के लाए, दोनों लोगों ने लाया, और जब दोनों लोगों ने लाया निकाल के और जो रिजल्ट आया वो बड़ा शॉकिंग आ गया। शॉकिंग क्या आ गया? शॉकिंग ये आया कि जिसका एसआरपी आया था, जस्ट एन एग्जांपल, इसका एक्स आया, तो जिसने एसओपी निकाला था वैल्यू सेम थी और उसकी वैल्यू नेगेटिव में थी, बाकी सब सेम थी। अगर इसने 5 वोल्ट निकाला एसआरपी तो उसका एसओपी कितना आ गया? -5 आ गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपने, जैसे आप गए और हम गए, तो मैंने एसआरपी निकाला, तो मैंने एसआरपी निकाला तो मुझे 5 वोल्ट मिला, इतना मिलेगा नहीं, 0 पॉइंट में। मैं एसआरपी निकाला, जिंक रॉड का मैं एसआरपी निकाला, 5 वोल्ट आया। तुम गए, तुम एसओपी निकाल कर लाए, तो तुम जब एसओपी निकाल कर लाए तो ये -5 आ गया। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आए थे कि एसओपी एसआरपी को जोड़ेंगे तो एससीपी मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, एसआरपी और एसओपी की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई, बस चेंज क्या हो रहा है? साइन का। तो हमें एक्सपेरिमेंटली एक चीज ये मिल गया, हमें ये क्लियर हो गया कि एसआरपी की जो वैल्यू होती है वो एसओपी की वैल्यू की क्या होती है? बराबर होती है। बस एक की वैल्यू उसमें क्या रखनी है? आपको नेगेटिव रखनी है। क्लियर हो गया? अब दूसरा सवाल ये क्लियर हो गया कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो हम एसआरपी लेके चलेंगे कि एसओपी लेके चलेंगे, क्योंकि भाई एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। आप जब फॉर्मूले में कहीं ना कहीं यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। एक नेगेटिव है तो कहीं जब नेगेटिव और लेके जाएगा ना अपना नेगेटिव, तो नेगेटिव जब कहीं घुसेगा तो हो सकता हो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर दे, और अगर पॉजिटिव लेके गए होगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। तो अब ये कंफ्यूजन हो रही है कि हम अपने न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए किसको लेके चलें, किसको लेके चलें? एसआरपी को ज्यादा फोकस करें कि एसओपी को? तो जब ये सवाल उठा तो आईयूपीएससी इस चीज को क्लियर कर दिया। ये तो अभी आप लिख लेना, ठीक है? आईयूपीएससी ने इस चीज को क्लियर कर दिया, क्लियर कट बता दिया। आईयूपीएससी क्लियर डैट, उन्होंने कहा कि जब भी आप फॉर्मूले में न्यूमेरिकल जब भी आप करने चलेंगे तो आपका पूरा फोकस एसआरपी होना चाहिए। मतलब आप चाहे एसओपी दिया हो, आप उसको कन्वर्ट करिएगा किसमें? एसआरपी। तभी लाके फॉर्मूले में रखना, आप एसओपी मत रखिएगा, आप एसआरपी में। यानी कि मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उपाधि किसको दी गई? पूरे पोटेंशियल की जिम्मेदारी अकेले किसके ऊपर सौंपी गई? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। समझ गए? मतलब पूरा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि एसईपी और एसआरपी की वैल्यू बराबर होगी, मैं ये कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी गई? एसआरपी के ऊपर। मतलब अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको हर हाल में, अब ध्यान में रखिए, आपको हर हाल में कौन सा पोटेंशियल लेके चलना है? रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलना है, चाहे जो हो जाए।
आप ओपी लेके नहीं चल सकते, आपको आरपी ही लेके चलना है। समझ आया? चाहे नॉर्मल में रखिए या चाहे स्टैंडर्ड में रखिए। क्लियर हुआ? चलो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब जो सेल बनाए थे उस सेल का तुमको कैलकुलेट करना है ईएमएफ, यानी कि कुल मिला के तुमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किताबें उसको डायरेक्ट लिख देती हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो चाहे आप ईएमएफ ऑफ सेल लिखिए या आप बोल दीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, या आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए ई सेल। तीनों हेडिंग में से आप निकालते वही एक ही चीज। समझ आया? अब आप सिंपली खाली समझते चलो, अपना बीकर ध्यान में रखना। बीकर अगर ध्यान में हो तो तुमको सोचो ईएमएफ चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके का है? दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इन्हीं दोनों के पोटेंशियल को जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ या ई सेल चाहिए अगर तुमको, तो तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, इन्हीं दोनों को जोड़ दो। दोनों के पोटेंशियल को जोड़ दोगे तो ओवरऑल पोटेंशियल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। ठीक, अब ये बताओ, अब यहीं से देखना ध्यान से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है यहां ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन किस बीकर में होता था? रॉड का नाम क्या था जिस बीकर में ऑक्सीडेशन होता? उसका रॉड का नाम क्या था? एनोड। ऑक्सीडेशन जिसमें होता था उस रॉड का नाम क्या था? तो इसके नीचे लिख सकते हो एनोड। और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इस बीकर में हुआ होगा रिडक्शन, और रिडक्शन किसमें होता है? मतलब रिडक्शन वाले बीकर में क्या नाम था? पहला स्टेप क्लियर। अब दूसरा स्टेप, अभी आपने बोला कि आपको प्रायोरिटी ई सेल निकालने में प्रायोरिटी किसको देनी है? तो आरपी तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, वैल्यू किसकी पलटनी पड़ेगी? ओपी। ईओपी चेंज करो। अच्छा, ईओपी अभी किसमें है? पॉजिटिव में। यहां बोले हो ना, अब देखो चाहे एसआरपी बोलो चाहे आरपी बोलो सेम ही होता है। मतलब चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आरपी इज इक्वल टू माइनस ओपी, ये भी तो लिख सकते हो। तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि आरपी और ओपी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? साइन में उल्टे होते हैं। बस साइन में उल्टे मिलेंगे, तुमको ये ध्यान में रखो। तुमको आईयूपीएससी ने क्लियर कर दिया था कि पूरा, या इसको ये भी लिख सकते हो ईपी इज इक्वल टू आरपी। आईयूपीएससी ने क्लियर किया था ना, आरपी ही रखना है तुमको। तो इसकी वैल्यू पलटनी पड़ेगी नहीं पलटनी पड़ेगी? तो इसकी वैल्यू जब पलटोगे तो ये माइनस ई और ये आरपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई ई प्लस ओपी था, इसको पलटोगे तो माइनस आरपी नहीं हो जाएगा? वैल्यू पलट दी ना तुमने। भाई ये +2 था तो उसको क्या कर दिए? -2 कर दिए। और प्लस ई आर पी, वो तो एज इट इज था, कोई दिक्कत था नहीं उसमें। इसके नीचे ये रॉड चेंज नहीं होगा, रॉड अभी भी ये एनोड ही रहेगा, और इस रॉड का नाम अभी भी वो चेंज नहीं होगा। अब रूल के हिसाब से, हमारी मैथमेटिक्स की, जनरल मैथमेटिक्स के हिसाब से हम पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं? नेगेटिव को। ये पॉजिटिव है ना, इसको आगे ले आओ। तो आप क्या लिख सकते हो? ई सेल इज इक्वल टू ई आर पी माइनस ई आर पी। अच्छा, इसके नीचे क्या रहेगा? कैथोड। और इसके नीचे क्या रहेगा? तो पहला फॉर्मूला ई सेल निकालने का बन गया, समझे? ई आर पी। अच्छा, यहां अब देखो, यहां पे जो पोटेंशियल रखोगे, कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पे जो पोटेंशियल रखोगे, कौन सा पोटेंशियल? तो कुछ किताबें इसको, क्योंकि दोनों जगह आरपी ही है, दोनों जगह आरपी ही है, तो कुछ किताबें इसको ऐसे लिख देती हैं, क्योंकि आरपी सेम होता है। तो कुछ किताबें लिखती हैं ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे लिख देती हैं, ऐसे लिख देंगी, यही रटा दिया जाता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आया कैसे? समझ आया? इसी को एक चीज और लिख सकते हो, इसी को ई सेल इज इक्वल कैथोड। कैथोड लेफ्ट था कि राइट था? राइट था, तो इसी को लिख सकते हो ई राइट माइनस ई एनोड किस साइड था? ई लेफ्ट हो गया। तो इसी को 3 तरीके से लिख सकते हो। समझ आया? तो ये है। अब बाकी जब इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे तो पलटी पलटा कैसे करना है वो समझा देंगे आपको। ठीक।